चैप्टर 253 यिंग ज़ेंग फ्यूडल सिस्टम बेहतर है या कमांडरी सिस्टम? झाओ फेंग महाराज, आपको एक और बच्चा पैदा करना चाहिए। कोर्ट ऑफ जस्टिस कैद खाने के अंदर, मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता। जनाब, मुझे कुछ नहीं मालूम। जनाब, कृपया सही से जांच कीजिए। जनाब, पूरा कैदखाना बेगुनाही की चीख चिल्लाह से भर गया था। इस बार झाओ फेंग द्वारा पेश की गई सबूतों ने बहुत लोगों को लपेट में ले लिया था। सिर्फ वैंग वान का पूरा खानदान, जो कई सौ लोगों का था ही नहीं, बल्कि लगभग 20 अन्य उच्च अधिकारी और उनके पूरे परिवार भी इस मामले में शामिल थे। कैदखाना लगभग भर चुका था। कोर्ट ऑफ जस्टिस आ रही है, ग्रैंड सेंसर आ रहे हैं, खामोशी! एक जेलर जोर से चिल्लाया। कई सिपाहियों ने अपने हथियार खींच लिए, कुछ ने तो चाबुक तक ले लिए। तुरंत ही सारी चीख पुकार बंद हो गई। अगले ही पल ली सी और फेंग जिए शांत कदमों से कैदखाने के अंदर आए। वैंग वैन कहाँ है? ली सी ने भरोसे से पूछा। कोर्ट ऑफ जस्टिस को रिपोर्ट, वो सबसे अंदर वाली कोठरी में बंद है। चीफ जेलर ने तुरंत जवाब दिया। उसे बाहर लाओ, ग्रांड सेंसर और मैं खुद उससे पूछताछ करेंगे। ली सी ने हुक्म दिया। आज्ञा का पालन होगा। जेलर ने सलाम किया और चला गया। मास्टर फेंग, पहले आप। ली सी ने पास के इंटेरोगेशन चेंबर की तरफ इशारा किया। ठीक है। फेंग जिए ने सिर हिलाया और अंदर चले गए। एंड आज वैंग वान की पूछताछ पर आपके क्या विचार हैं मास्टर फेंग? ली सी ने पूछा, फेंग जिए की राय जानना चाहते हुए। ये मुकदमा कोर्ट ऑफ जस्टिस में हो रहा है, तो फैसला भी कोर्ट ऑफ जस्टिस के अधिकार के मुताबिक ही होगा। मैं सिर्फ यहाँ दर्शक के रूप में हूँ। सब कुछ आपकी समझ के मुताबिक ही चलेगा। फेंग जिए ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा। मैं समझ गया। ली सी ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। उसे पहले ही ऐसी ही उम्मीद थी। ऊपर से देखा जाए तो ये केस बहुत सीधा लगता था। सबूत पूरे थे, बस फैसला सुनाना बाकी था। लेकिन असल में ये एक बहुत ही नाजुक पॉलिटिकल मामला था। फेंग जिए ना तो नई नोबिलिटी का हिस्सा था, ना ही पुरानी एरिस्टोक्रेसी का। वो बीच में खड़ा रहता था। कोर्ट में वो हमेशा न्यूट्रल रहता, किसी भी फैक्शन की लड़ाई में नहीं पड़ता। आज वो यहाँ सिर्फ इसलिए था क्योंकि राजा का आदेश था। असली चिंता ये थी कि कहीं ली सी इस मौके का फ़ायदा उठाकर पॉलिटिकल सफाया न शुरू कर दे। फेंग जिए ये बात अच्छी तरह जानता था। उसका काम सिर्फ देखना था, दखल देना नहीं। अगर वो ज़्यादा इन्वॉल्व होता तो वैंग वैन के फैक्शन को दुश्मन बना लेता, जो उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। पावर स्ट्रगल ऐसे ही होते हैं। थोड़ी ही देर बाद वैंग वैन लाए गए। अब वो अपने ऑफिशियल कपड़ों में नहीं थे, बल्कि कैदियों की पोशाक पहने हुए थे। 2 सिपाही उन्हें इंटेरोगेशन चेंबर के अंदर ले आए। इस वक्त वैंग वैन को देखकर, जो कभी एक महान उच्च अधिकारी था, ली सी के होठों पर ठंडी और विजयी मुस्कान आ गई। उसने हाथ उठाया और सिपाही तुरंत पीछे हट गए। वैंग वैन, बैठ जाओ। मैं कोर्ट ऑफ जस्टिस के रूप में राजा के आदेश पर तुम्हारे जुर्मों का फैसला कर रहा हूँ, ली सी ने कठोर आवाज में कहा। वैंग वैन का चेहरा शांत था, लेकिन आंखों की पहले वाली तीक्ष्णता गायब हो चुकी थी। कभी काले बाल अब पूरे सफ़ेद हो चुके थे। एक ही रात में इतनी बुलंद पद से गिरना, सोचा जा सकता है उसने कितना सहा होगा। बिना कुछ कहे वैंग वैन बैठ गया। ली सी ने एक बैम्बू स्लिप निकाला और उसे वैंग वैन के सामने फेंक दिया। पटाक! वो सीधा उसकी गोद में गिरा। ये तुम्हारे जुर्मों का पूरा रिकॉर्ड है, जो जांच के बाद तैयार किया गया है। इसे पढ़ो और बताओ, क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? ली सी ने ठंडे स्वर में पूछा। वैंग वैन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने बैम्बू स्लिप उठाई, खोला और ऊपर ऊपर से देख लिया, फिर उसे बंद कर दिया। गिल्टी। मैं कभी भी अपना जुर्म कबूल कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक ही अर्जी है। कृपया ग्रैंड सेंसर, ये विनती महाराज तक पहुँचा दीजिए। वैंग वैन ने फेंग जिए की तरफ देखा। आंखों में लाचारी भरी हुई थी। उसने ली सी की तरफ एक नज़र भी नहीं डाली। वो जानता था
ली सी कभी उसे रास्ता नहीं देगा। ये सीधी सी बात है, पॉलिटिकल दुश्मनी। अगर आज जगह बदली होती और ली सी कैद में होता तो वैंग वैन भी उसका पूरा सफाया कर देता। अपनी अर्जी बताओ, फेंग जिए ने शांत आवाज में कहा। मैं महाराज से ये विनती करता हूँ कि मेरे किन के लिए सालों की सेवा को देखते हुए मेरे परिवार की वंश रेखा को बख्श दिया जाए। बस यही मेरी एकमात्र अर्जी है। वैंग वैन ने गंभीरता से कहा। मैं तुम्हारी अर्जी महाराज तक पहुंचा दूंगा, फेंग जिए ने सीधे तौर पर कहा। लेकिन महाराज दया दिखाएंगे या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। धन्यवाद मास्टर फेंग, वैंग वैन ने गहरी सांस छोड़ी। वैंग वैन, खुद को धोखा मत दो, मैं तुम्हें सच बता देता हूं। अगर किसी आम अधिकारी ने तुम पर आरोप लगाया होता तो शायद तुम अपने परिवार को बचा सकते थे, लेकिन तुम्हें फंसाने वाला किन सेना का सर्वोपरि अधिकारी है। सबूत बिल्कुल पक्के हैं, तुम्हारा वंश बचने का कोई मौका नहीं। सारे आरोपों की जांच के बाद तुम पर जमीन हड़पने, गुलामों की मौत के रिकॉर्ड झूठे लिखने, सरकारी गुलामों की तस्करी, रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने, विदेशी राज्यों के साथ स्मगलिंग और हत्या की साजिश रचने जैसे जुर्म साबित हुए हैं। तुम्हारा पूरा खानदान नष्ट किया जाएगा। ली सी ने कठोरता से फैसला सुनाया। ली सी, क्या तुम हमें पूरी तरह से मिटा देना चाहते हो? वैंग वैन ने गुस्से से कहा। मैं कोर्ट ऑफ जस्टिस हूं और कानून का पालन करता हूं। तुम्हारी बातें हास्यास्पद हैं, ली सी ने तंज कसकर कहा। फिर वो फेंग जिए की तरफ मुड़ा। ग्रैंड सेंसर, कोर्ट ऑफ जस्टिस ने पूछताछ पूरी कर ली है। वैंग वैन और उसके परिवार को नष्ट करने की सजा दी जाती है। क्या आपको कोई आपत्ति है? ग्रैंड सेंसर के रूप में मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ। जब कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फैसला सुना दिया है तो हम इसे महाराज के पास अंतिम आदेश के लिए पेश करेंगे, फेंग जिए ने जवाब दिया। बिल्कुल, ली सी ने सिर हिलाया। फिर वो वैंग वैन के और पास आया, चेहरे पर पूरी विजय झलक रही थी। वैंग वैन, क्या तुमने कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा? ली सी, इतना खुश होने की जरूरत नहीं। शायद आज मैं हारा हूं, लेकिन तुमसे नहीं। एक दिन तुम्हारा अंजाम मुझसे भी बुरा होगा। हो सकता है मेरा अंत अच्छा ना हो, लेकिन मैं तुम्हारे बाद मरूंगा और तुम्हारा पूरा खानदान मुझसे पहले मरेगा, ली सी ने क्रूर मुस्कान के साथ कहा। उसने फेंग जिए के सामने भी वैंग वैन के लिए अपनी नफरत छिपाने की कोशिश नहीं की। अपने पुराने दुश्मन को इस हालत में देखकर ली सी को पूरी तरह से विजय का एहसास हो रहा था। फिर वो और झुका और हल्के से फुसफुसाया। मैंने नोटिस किया कि तुम्हारे परिवार के कुछ लोग गायब हैं। तुमने अपने बच्चों को पहले ही इधर-उधर छुपा दिया था। क्या तुम्हें आज के दिन का अंदेशा था? पर चिंता मत करो। टू बी कंटिन्यूड। मैं ये बात महाराज तक पहुंचाऊंगा। अगर वो किन की सीमाओं के बाहर भाग भी जाएं, तो भी मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा। एक एक करके मैं उन सबको तुम्हारे पास भेज दूंगा। ये कहकर ली सी खड़ा हो गया और वांग वान की नफरत से भरी नज़र को पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। सिपाहियों, अपराधी वांग वान को ले जाओ और उस पर सख्त नज़र रखो, उसे मरने मत देना, ली सी ने ठंडी आवाज में हुक्म दिया। जी हुजूर। कई जेलर अंदर आए, वांग वान को उठाया और उसे वापस कैद खाने के अंदर ले गए। लॉर्ड टिंगवी, क्या आप थोड़े ज्यादा ही कठोर नहीं हो रहे? फेंग जिए ने ली सी के व्यवहार को देखकर पूछ ही लिया। वो और मैं जन्मों के दुश्मन थे। अब जब उसकी शक्ति छिन चुकी है तो मैं उसके साथ ऐसे ही पेश आऊंगा। अगर शक्ति मुझसे छिन जाती तो मेरा अंत शायद उससे भी भयानक होता। जीत राजा की होती है और हारे हुए सिर्फ अपराधी होते हैं। दुनिया का नियम यही है, ली सी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, जैसे सब कुछ उसे बिल्कुल साफ दिख रहा हो। ये सुनकर फेंग जिए ने सिर हिलाया पर और कुछ नहीं बोला। लॉर्ड फेंग, वांग वान अपने सभी जुर्मों को मान चुका है, अब और देरी की कोई जरूरत नहीं। चलिए महल चलकर महाराज को रिपोर्ट देते हैं, ली सी ने प्रस्ताव रखा। ठीक है, फेंग जिए ने सहमति में सिर हिलाया। ये मुकदमा आसान से भी ज्यादा आसान रहा।
वांगवान ने बिना ज्यादा नाटक किए अपना जुर्म कबूल कर लिया। आखिरकार जाओ फिंग द्वारा इकट्ठा किए गए सबूत इतने पक्के और विस्तृत थे कि फैसला पहले ही तय था। झांगताई पैलेस के अंदर इंगज़ेंग और जाओ फिंग अभी भी साथ बैठकर पीने खाने में व्यस्त थे। अब सिर्फ ची और चू राज्य बचे हैं। जब ग्रेट किन पूरी दुनिया को एक कर लेगा तो हमें झो वंश के पुराने फ्यूडल सिस्टम को अपनाना चाहिए या फिर कमांडरी काउंटी सिस्टम लागू करना चाहिए। इंगज़ेंग ने बेपरवाह लहजे में पूछा, पर उसमें गंभीरता छिपी हुई थी। महाराज, आप सच सुनना चाहते हैं या मीठी बात? जाओ फेंग ने भी उतनी ही गंभीरता से पलटकर पूछा। बेशक सच, इंगज़ेंग ने बिना हिचकिचाहट जवाब दिया। इसी पल उसकी आंखों में तीक्ष्णता आ गई। वो जानता था, जब जाओ फेंग इतनी गंभीर आवाज में बात करता है तो हर शब्द सोच समझकर होता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे पहले उसने अमृत जैसे एलिक्सिर की जहरीली सच्चाई बताई थी। दरबार के सभी योग्य अधिकारी और योग्य सेनापति स्वाभाविक रूप से फ्यूडल सिस्टम का समर्थन करेंगे। अगर मैं अपने स्वार्थ के बारे में सोचूं तो मुझे भी उसी का समर्थन करना चाहिए। आखिरकार 6 राज्यों में से 4 का विजय अभियान मैंने नेतृत्व किया है। जब दुनिया एक हो जाए तो मुझे एक राज्य न मिले, ये कैसे न्याय होगा? जाओ फेंग ने आधा मजाक आधा सच के लहजे में कहा। बिल्कुल सही। इंगज़ेंग ने सिर हिलाया। जाओ फेंग के योगदान के साथ अगर फ्यूडल सिस्टम लागू होता तो उसे निश्चित रूप से एक राज्य मिलता। इसलिए सभी योग्य सेनापति और अधिकारी फ्यूडल सिस्टम चाहते हैं। आखिर कौन नहीं चाहेगा? जाओ फेंग मुस्कुराया। तो तुम फ्यूडल सिस्टम चाहते हो? इंगज़ेंग ने पूछा, आवाज में हल्की सी निराशा के साथ। वो मेरा स्वार्थ है। राजा बनना व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ा लाभ है, लेकिन अगर ग्रेट किन के हित की बात करें तो फ्यूडल सिस्टम सिर्फ झो वंश का पुनरावृत्ति होगा। लंबी अवधि की स्थिरता के लिए कमांडरी और काउंटी सिस्टम ही सही रास्ता है, जाओ फेंग ने स्पष्ट कहा। ये सुनते ही इंगज़ेंग की आंखें चमक उठीं। बिल्कुल, अगर हम पुराना फ्यूडल सिस्टम अपनाते हैं तो ग्रेट किन का भविष्य भी अनिश्चित ही रहेगा। अंत में वही होगा जो झो के साथ हुआ। राज्यों ने केंद्रीय शक्ति को कमजोर करके उसका विनाश कर दिया। शुरू में राज्यों को बांटना फायदेमंद लगता है, पर जब केंद्र कमजोर पड़ता है तो अंत निश्चित होता है, विनाश। तब जाओ फेंग ने एक और प्रश्न पूछा, लेकिन महाराज, क्या आपने एक बात पर गौर किया है? कौन सी बात? इंगज़ेंग ने पूछा। फ्यूडल सिस्टम में अलग अलग राजा अपने अपने राज्यों को संभालते हैं, जिससे केंद्रीय दरबार पर बोझ कम होता है। लेकिन कमांडरी काउंटी सिस्टम में सारे साम्राज्य के मामले केंद्र पर ही आ जाते हैं। आप जैसे शक्तिशाली शासक के होते हुए ये संभव है, पर अगर भविष्य में कोई कमजोर शासक आया तो साम्राज्य फ्यूडल सिस्टम से भी तेज गिर सकता है, जाओ फेंग ने स्पष्ट किया। ये बात पूरी तरह वास्तविक थी। इतिहास इस बात का साक्षी था। किन शी हुआंग के जीवित रहते 6 राज्यों के अवशेष सिर उठा नहीं पाए, पर उनके जाते ही निकम्मे हु हाई के राजगद्दी पर बैठते ही किन साम्राज्य पल भर में बिखर गया। अगर फ्यूडल सिस्टम होता तो इतनी तेज गिरावट संभव नहीं होती। इसलिए एक योग्य उत्तराधिकारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इंगज़ेंग ने गंभीरता से कहा। जाओ फेंग के शब्दों ने उसके मन को और स्पष्ट कर दिया था। कमांडरी सिस्टम में केंद्र पर अत्यधिक बोझ होता है। अगर शासक कमजोर निकला तो विनाश पक्का है, पर मुझे पूरा विश्वास है कि मेरा उत्तराधिकारी साम्राज्य को संभाल लेगा। इंगज़ेंग ने जाओ फेंग की आंखों में देखते हुए कहा, आंखों में पूरा विश्वास और अधिकार झलक रहा था। ये दबदबा देखकर जाओ फेंग हंस पड़ा। महाराज की महत्वाकांक्षा लाजवाब है। योग्य उत्तराधिकारी? जाओ फेंग ने मन ही मन सोचा। किन के राजकुमारों में कोई भी खास रूप से चमकता हुआ नहीं लग रहा था। ये चेहरा कैसा बना लिया है? इंगज़ेंग ने मुस्कुराकर पूछा। क्या तुम्हें लगता है मैं एक योग्य वारिस नहीं ढूंढ सकता? अरे नहीं महाराज, मैं तो पूरी तरह आप पर विश्वास करता हूँ। वैसे भी महाराज के हरम में इतनी सारी रानियां हैं, कौन जानता है आगे और राजकुमार पैदा हो जाएं।
महाराज अभी युवा हैं, अगर बचपन से ही उनकी सही शिक्षा हो तो अभी भी उम्मीद बाकी है। जाओ फेंग ने बिल्कुल गंभीरता से पर सच्ची सलाह देते हुए कहा। ये सुनते ही इंग्जहैंग कुछ पल के लिए स्टन हो गया, फिर जोर से हंस पड़ा। तुम शरारती लड़के, तुम्हें मार पड़नी चाहिए। महाराज, ये तो सबसे बेहतर समाधान है, जाओ फेंग ने बिल्कुल मासूम चेहरे से कहा। जाओ फेंग को सच में लगता था कि यही सबसे बेहतर रास्ता है। इसके अलावा उसे कोई और बेहतर हल सूझ ही नहीं रहा था। जब तक यिंग ज़ेंग कमांडरी काउंटी सिस्टम को छोड़कर फिर से फ्यूडल सिस्टम की तरफ ना लौट जाए, लेकिन ये तो नामुमकिन था। अभी कुछ ही पल पहले गंभीर बैठे यिंग ज़ेंग जाओ फेंग की बात सुनकर खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। तभी महाराज, टिंगवे लीसी और इंपीरियल सेंसर फेंग जे महल के बाहर दर्शन की अनुमति चाहते हैं। जाओ गाओ की आवाज महल में गूंज उठी। इतनी जल्दी? दरबार को समाप्त हुए सिर्फ 1 घंटे से थोड़ा ही ज्यादा हुआ था और मुकदमा इतनी जल्दी निपट गया। वांग वान को दोषी साबित करने के लिए जो सबूत मैंने इकट्ठा किए थे वो पूरी तरह से काफी थे। उसके पास कोई तर्क ही नहीं बचा था, इसलिए उसने सीधा जुर्म मान लिया। शायद वो सोच रहा हो कि ऐसा करके महाराज उससे हल्का दंड दे देंगे। जाओ फेंग ने वांग वान की मंशा बिल्कुल खुलकर बयान कर दी। यिंग ज़ेंग ने कुछ नहीं कहा। उनकी नज़र सीधा महल के दरवाजे पर टिकी और भारी आवाज में हुक्म दिया, उन्हें अंदर बुलाओ। सभा के बाहर जाओ गाओ तुरंत पलटा और बोला, महाशय लोग, कृपया सभा में प्रवेश करें और महाराज के समक्ष उपस्थित हों। इतना कहकर उसने बंद महल के भारी दरवाजे खोल दिए। ली सी और फेंग जिए ने अपने वस्त्रों को ठीक किया और सीधे कदमों से झांग ताई पैलेस के अंदर प्रवेश किया। अंदर आते ही उन्होंने देखा, यिंग ज़ेंग और जाओ फेंग साथ बैठकर भोजन और मदिरा का आनंद ले रहे थे। दोनों एक पल के लिए ठिठक गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि यिंग ज़ेंग झांग ताई पैलेस में जाओ फेंग के लिए व्यक्तिगत भोज का आयोजन करेंगे। उनके लिए ये एक अपार सम्मान था। उनकी आंखों में हल्की सी ईर्ष्या चमक उठी। महाराज, दोनों ने साथ झुककर प्रणाम किया। यिंग ज़ेंग ने हल्का सा हाथ उठाया और गंभीर आवाज में पूछा, मुकदमा इतनी जल्दी निपट गया? महाराज, ली सी ने तुरंत जवाब दिया। वांग वान ने बिना किसी विरोध के अपने जुर्मों को मान लिया। उसने एक बार भी इनकार करने की कोशिश नहीं की। ये वांग वान का लिखित स्वीकार है। ये कहकर उसने रेशम का एक दस्तावेज आगे बढ़ाया जिसमें वांग वान का हाथ का निशान लगा था। यिंग ज़ेंग ने सिर हिलाया और फेंग जिए की तरफ देखा। चांसलर ली सी बिल्कुल सच कह रहे हैं, फेंग जिए ने पुष्टि की। लेकिन स्वीकार करने से पहले वांग वान ने मुझसे निवेदन किया कि मैं एक बात महाराज तक पहुंचाऊं। वो विनती करता है कि अपनी वर्षों की सेवा को देखते हुए महाराज उसकी पूरी वंश का विनाश ना करें। फेंग जिए ने बड़ा ही विनम्र स्वर में कहा, पर उसकी नज़र बार बार यिंग ज़ेंग के चेहरे पर जा रही थी, किसी दया के संकेत की तलाश में। यिंग ज़ेंग ने हल्का सा सिर हिलाया, उनका चेहरा बिल्कुल निर्विकार था। जब मुकदमा निपट चुका है तो कानून के अनुरूप उचित समय पर दंड दिया जाए। महाराज, ली सी बीच में बोला, ग्रेट पिन के कानून के अनुसार जो लोग गैर कानूनी रूप से जमीन हड़पते हैं उनका पूरा कुल मिटा दिया जाता है। जो विदेशी राज्यों से अपने फायदे के लिए साजिश करते हैं उनका भी पूरा कुल मिटा दिया जाता है। वांग वान के अन्य जुर्म सर कटने योग्य हैं। कानून पहले से तय है, उसमें बदलाव कैसे हो सकता है? क्या मानव भावना कानून से ऊपर होनी चाहिए? यिंग ज़ेंग ने भौहें से कोड़ ली। ये सुनकर ली सी के मन में खुशी की लहर दौड़ गई। आदेश समझा महाराज, मैं तुरंत दरबार का फरमान जारी करूंगा और सभा में सूचना चिपकवा दूंगा। 10 दिन के अंदर वांग वान का पूरा कुल दंडित किया जाएगा। लेकिन महाराज, वांग वान के सभी परिवार के लोग अभी हमारे कब्जे में नहीं हैं। उसके 5 बेटे और 3 बेटियां हैं। सिर्फ उसका बड़ा बेटा वांग वन शियानयांग में है। बाकी 4 बेटे अलग अलग जगहों पर हैं। 3 बेटियों में से 2 का विवाह हो चुका है, एक क्वी परिवार में और 2 राजवंश में। इस बात पर अंतिम निर्णय महाराज को ही लेना था। जो विवाहित हो चुकी हैं और अब वांग उपनाम धारण नहीं करती, उन्हें छोड़ दिया जाए।
बाकी सबको मृत्युदंड दिया जाए, यिंग ज़ेंग ने ठंडी आवाज में घोषणा की। आदेश का पालन होगा महाराज, ली सी ने तुरंत कहा। महाराज, फेंग जिए ने कुछ हिचकिचाते हुए कहा। मुझे लगता है कि चांसलर वांग के जुर्म चाहे कितने भी गंभीर हों, शायद उसका वंश बचाया जा सकता है। कम से कम उसके सबसे छोटे बेटे को तो छोड़ दिया जाए। लॉर्ड फेंग, ली सी ने तुरंत टोका। महाराज अभी स्पष्ट कह चुके हैं कि मानव भावना कानून से ऊपर नहीं हो सकती। लेकिन अगर... फेंग जिए के पास आगे कहने के लिए कुछ नहीं बचा। वांग वान के जुर्म स्पष्ट थे और ग्रेट पिन का कठोर कानून एक अटल सत्य था। उसने सिर्फ व्यक्तिगत दया के कारण विनती की थी। जाओ, यिंग ज़ेंग ने हाथ हिलाकर कहा और इस विषय पर और बात करना नहीं चाहा। महाराज, हम आज्ञा लेते हैं। ली सी और फेंग जिए ने झुककर प्रणाम किया और वापस लौट गए। उनके जाने के बाद, वांग वान की मौत का उपयोग करके तुम सच में दरबार को डरा सकते हो, यिंग ज़ेंग ने ज़ाओ फेंग से कहा। इससे कोई और तुम्हें चुनौती देने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ ही तुमने पुराने कुलीन परिवारों को पूरी तरह से शत्रु बना लिया है। अगर मैंने उन्हें नाराज कर दिया तो कर दिया, ज़ाओ फेंग ने लापरवाही से कहा। मैं न कानून तोड़ता हूँ, न विद्रोह की साजिश करता हूँ। वो मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? अगर वो कुछ करने की कोशिश भी करें तो मैं पहले वार करने में हिचकिचाऊंगा नहीं। वो हंस पड़ा, बिल्कुल बेपरवाह। तुम बहुत ही अहंकारी हो। यिंग ज़ेंग ने सिर हिलाया, पर उसकी आवाज में छिपा हुआ गर्व साफ महसूस हो रहा था। वो चाहते थे कि ज़ाओ फेंग थोड़ी नरमी दिखाए ताकि पुराने कुलीन परिवारों को आगे जाकर अपनाया जा सके। पर अब स्पष्ट था, ज़ाओ फेंग को उनकी परवाह ही नहीं थी। इस पर वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। उन्हें अपने पुत्र की इच्छा के साथ चलना ही पड़ेगा। शायद ली सी और फेंग जिए ये नहीं समझ पाए कि महाराज इतने कठोर निर्णय पर इसलिए टिके थे क्योंकि पीछे ज़ाओ फेंग था। मैं पूरी जिंदगी सेना में रहा हूँ, ज़ाओ फेंग ने आगे कहा। मैं उन अफसरों के राजनीतिक खेल नहीं खेलता। मेरा ज़मीर साफ है, पर उनका नहीं। वो मेरे खिलाफ कोई राज ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर क्या उन्हें कुछ मिलेगा? मेरे पास वफादार सैनिकों का जाल है, क्या वो मेरे पास तक पहुंच भी पाएंगे? उनके कुछ करने से पहले ही मेरे लोग उनका काम तमाम कर चुके होंगे। शक्ति से ही आत्मविश्वास आता है। यही चीज़ वांग वान और उसके जैसे लोगों के पास कभी नहीं थी। चैप्टर 254 कौन बनेगा प्रधानमंत्री? 9 प्रोविंसेस कॉल्ड्रन मैप। ज़ाओ फेंग का आत्मविश्वास और अहंकार। यिंग ज़ेन ने इस पर और कुछ नहीं कहा। 30 साल की उम्र में ही ज़ाओ फेंग अपनी युद्ध कीर्ति के बल पर नोबल बन चुका था और किन का सबसे उच्च सैनिक अधिकारी बन गया था। सिर्फ ज़ाओ फेंग ही नहीं, उसके स्थान पर कोई भी होता तो थोड़ा अहंकार आना बिल्कुल स्वाभाविक था। अब जब वांग वांग जा चुका है, यिंग ज़ेन ने रुचि से पूछा, लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर का पद खाली हो गया है, तुम्हारे हिसाब से किसे आगे बढ़ाना चाहिए? आज इतने सवाल हो ही चुके थे तो एक और पूछ लेने में क्या बुराई थी? महाराज, ज़ाओ फेंग गंभीर स्वर में बोला, ये मामला बहुत गंभीर है। मैं बिना सोचे समझे बोलने का साहस नहीं करता। यिंग ज़ेन हंसा, जैसे तुमने पहले कभी मेरे सामने बेसोचे समझे बातें की ही नहीं। ज़ाओ फेंग भी मुस्कुराया और सच्चाई से बोला, सबसे योग्य व्यक्ति वेई लाओ हैं। अनुभव, योगदान और क्षमता, हर दृष्टि से वो इस पद के लायक हैं। लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा यहीं तक सीमित नहीं है, यिंग ज़ेन ने सिर हिलाते हुए कहा। क्यों? ज़ाओ फेंग थोड़ा चकित हुआ। आखिर वेई लाओ अभी शाओफू यानी 9 मिनिस्टर्स में से एक था, प्रधानमंत्री से बस एक दर्जा नीचे। वेई लाओ किन में नाम या धन के लिए नहीं आया, यिंग ज़ेन ने गहरी सांस ली। वो अपने सिद्धांतों के लिए आया है। जब दुनिया एक हो जाएगी तो संभव है वो किन छोड़कर चला जाए। इस बात पर यिंग ज़ेन को भी अफसोस था, पर इसे बदलने का कोई तरीका नहीं था। ज़ाओ फेंग सच में प्रभावित हो गया। वेई मिनिस्टर सच में महान है। इतनी शक्ति और पद होने के बाद भी उससे चिपक कर नहीं बैठा। वो सिर्फ दुनिया को एक करने के सपने के लिए किन आया था। ज़ाओ फेंग को अनायास ही आने वाली पीढ़ियों के दृढ़ विश्वास और आदर्श याद आ गए। अगर वेई लाओ नहीं तो तुम किसका नाम लोगे? यिंग ज़ेन ने फिर पूछा।
अगर महाराज सच में मेरा उत्तर चाहते हैं तो मैं हान फेई को चुनूंगा। वो अत्यंत क्षमताशाली है और अभी ही किन के 9 मिनिस्टर्स में से एक है। दरबार के अधिकारियों में मैं उसे सबसे अच्छी तरह समझता हूँ। बाकी लोगों की क्षमता पर मैं निश्चित नहीं कह सकता। रही बात ली सी की, ज़ाओ फेंग आगे बोला, उसमें प्रतिभा है और वो लीगलिस्ट नीतियों से किन का शासन चलाने में निपुण है, लेकिन हान फेई के मुकाबले वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। यिंगज़ेन ने धीरे से सिर हिलाया, जैसे ज़ाओ फेंग की बातों को गहराई से सोच रहा हो। टिंगवई कार्यालय यानी न्यायालय। तुम लौट आए युवर। शराब तैयार करो, आज रात पिता पुत्र जी भर के पिएंगे। घर लौटते ही ली यू ने देखा उसके पिता ली सी सभा कक्ष में खड़े थे, चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान लिए। जी मालिक, घर का सेवक तुरंत शराब तैयार करने चला गया। पिता, आज आप इतने प्रसन्न क्यों हैं? ली यू ने जिज्ञासा से पूछा। ली सी के चेहरे की चमक छुपी नहीं रह रही थी। वांग वान की गिरफ्तार होने की खबर अभी ज्यादा फैली नहीं थी। आखिर वो लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर था, राजा के बाद सबसे शक्तिशाली व्यक्ति। जेल में होने के बाद भी कुछ भी बदल सकता था, इसीलिए ज्यादातर अधिकारी चुप रहना ही ठीक समझते थे। युवर, ली सी ने हंसकर कहा, आज तो सच में दोहरी खुशी का दिन है। वो अपने बेटे को साथ लेकर मुख्य कक्ष में बैठ गया। पिता पुत्र आमने सामने बैठे। युवर, ली सी ने कहा, वांग वान को कैद कर लिया गया है। सिर्फ वही नहीं, उसके गुट के लगभग 20 उच्च अधिकारी भी पकड़ लिए गए हैं। ली सी का चेहरा संतोष से भरा हुआ था। क्या? ली यू आंखें फैलाकर अपने पिता को देखने लगा। वांग वान तो लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर है, राजा के बाद सबसे शक्तिशाली। उसे कैद कैसे किया जा सकता है? ली यू हैरान था। ज़ाओ फेंग की वजह से, ली सी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। सुप्रीम जनरल? ली यू और भी उलझन में पड़ गया। इसका सुप्रीम जनरल से क्या लेना देना? दरबार में वांग वान बार बार ज़ाओ फेंग को निशाना बनाता था। तुम्हें ये पता है ना? बिल्कुल, ली यू ने सिर हिलाया। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, इसीलिए मैं हमेशा पिता से कहता था कि जहां हो सके सुप्रीम जनरल का पक्ष लो। आखिर वो युद्ध में तो महान है, लेकिन दरबार में उसकी जड़ पक्की नहीं है। वांग वान जैसे लोगों का निशाना बनना बहुत खतरनाक है। ली सी हंस पड़ा। वांग वान ने ज़ाओ फेंग को बार बार छेड़ा और ज़ाओ फेंग ने हर बात याद रखी। इस बार जब ज़ाओ फेंग युद्ध भूमि से लौटा, वो सबूतों से भरा एक संदूक साथ ले आया, वांग वान के खिलाफ सारे जुर्मों का। उसने सीधे दरबार में पेश कर दिया। सबूत इतने पक्के थे कि कोई बचाव नहीं बचा। वांग वान ने तुरंत अपना जुर्म मान लिया और महाराज ने उसी वक्त उसे कैद करवा दिया। ली सी की आवाज में खुशी छलक रही थी। सुप्रीम जनरल ने वांग वान के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए? कैसे सबूत होंगे जो इतने घातक थे? ली यू विश्वास नहीं कर पा रहा था। जमीन हड़पना, विदेशी राज्यों से स्मगलिंग, सरकारी दासों का व्यापार, अपने रिश्तेदारों को पद देना, ली सी ने उंगलियों पर गिनते हुए कहा, चेहरे पर कठोर मुस्कान के साथ। सिर्फ इतने से ही वांग वान जेल चला गया? ली यू अभी भी आश्चर्य में था। अगर कोई और होता और ये आरोप लगाता तो सबूत राजा तक पहुंचने से पहले ही कहीं दबा दिए जाते। आखिर वांग वान के हाथ में अपार शक्ति थी, लेकिन आरोप लगाने वाला ज़ाओ फेंग था। उसका राजा तक सीधा पहुंच था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो सबूत सीधे राजा के सामने ले आया। राजा ने तुरंत फेंग जे को जांच का आदेश दिया। सबूत बिल्कुल पक्के थे। पूरा दरबार गवाह बना। और क्योंकि महाराज कानून को सबसे ऊपर रखते हैं, वांग की शक्ति भी उसकी रक्षा नहीं कर सकी। वांग परिवार खत्म हो चुका है, ली सी ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा। ये इम्पीचमेंट बिल्कुल वैसा ही था जैसे ली सी कह रहे थे। अगर ये आरोप पहले सेंसरेट में जाते तो कुछ भी नहीं होता। वांग वान लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर था, उसके संबंध और प्रभाव बहुत गहरे थे। सबूत कभी राजा तक पहुंच ही नहीं पाते। हर युग में अधिकारी एक दूसरे को बचाते आए हैं।
चाहे किन कानून पर जोर देता हो, पर सेंसुरेट भी पूरी तरह निष्पक्ष नहीं था। हर किसी के अपने स्वार्थ होते हैं। इस बार वांग वान इसलिए इतनी अचानक गिरा क्योंकि जाओ फेंग ने उसे अंधेरे में वार किया। उसने सीधे दरबार में आरोप लगा दिया, सारे जुर्म सबके सामने रख दिए। वांग वान को तैयारी का एक पल भी नहीं मिला, न बचाव न समय। इसलिए वो सीधे जेल पहुंच गया। जाओ फेंग ने उसे पूरी तरह से हचका दिया था। सुप्रीम जनरल सच में भयंकर है। उसने प्रधानमंत्री को ऐसे गिरा दिया जैसे कुछ भी नहीं। ली यू ने गहरी सांस ली। उसके मन में सिर्फ एक ही भाव था, अद्भुत श्रद्धा। मैं पहली बार इतना शुक्रगुजार हूं कि मैंने तुम्हें फौज में भेजा और जाओ फेंग के अधीन रखा। ली सी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वो मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे देगा। वो बुढ़ा लोमड़ी वांग वान आखिरकार खत्म हो ही गया। उसके जाने के बाद शायद अब मुझे लेफ्ट प्राइम मिनिस्टर बनने का मौका मिल जाए। लीसी ने बिना छुपाए अपनी महत्वाकांक्षा जाहिर की। दरबार में 100 अधिकारी थे, हर एक अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन सिविल ऑफिशियल्स का सिर्फ एक ही सर होता था, लेफ्ट चांसलर। राइट चांसलर उससे थोड़ा नीचे माना जाता था। ली यू ने सिर हिलाया। बचपन से ही दरबार के माहौल में पले होने के कारण उसे अच्छी तरह समझ आ रहा था कि उसके पिता इतने खुश क्यों हैं। ली सी और वांग वान हमेशा से ही कठोर शत्रु रहे थे। ये सिर्फ व्यक्तियों की दुश्मनी नहीं थी, ये पुरानी एरिस्टोक्रेसी और नए उभरते वर्ग के बीच शक्ति का संघर्ष था। और ऐसा संघर्ष तब तक खत्म नहीं होता जब तक एक पक्ष पूरी तरह से मिट न जाए। बेटा, लीसी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तुम अब तक वुआन मिलिट्री कैंप में अच्छी तरह जम चुके हो, है ना? जी, अब मेरे अधीन अधिकतर अधिकारी मुझे मान चुके हैं। एक गवर्नर का अचानक कमांडिंग पोस्ट पर ट्रांसफर होना, ये इस बात का सबूत है कि महाराज ने किन के लिए मेरी सेवाओं को पहचाना है। फौज में जाते वक्त तुम्हें विरोध का सामना करना ही था, लेकिन तुमने मुझे निराश नहीं किया। तुम फौज में हो, मैं दरबार में, चाहे कुछ भी हो, हमारा ली परिवार कभी गिरने वाला नहीं। लीसी थोड़ा रुका, फिर गंभीर हो गया। लेकिन अब सबसे जरूरी बात, तुम्हारी शादी। अब जब तुम वापस आ गए हो, मुझे सियानयांग के नोबल परिवारों में तुम्हारे लिए एक योग्य कन्या देखनी होगी। लीसी ने कठोर स्वर में कहा। ये सुनते ही ली यू तुरंत विरोध कर बैठा। पिता, मैं अपनी शादी का फैसला खुद करूंगा। लीसी की भौहें सिकुड़ गईं। क्या तुम अभी भी जाओ फेंग की छोटी बहन पर ही अटके हो? वो निश्चित ही उत्तम है, लेकिन वो पहले ही 30 साल के करीब है। और सबसे बड़ी बात, उसे तुम में कोई रुचि नहीं दिखती। फिर क्यों इस निष्फल पीछे का छोड़ नहीं देते? ली यू का चेहरा दृढ़ हो गया। पिता, मैंने पहले ही फैसला कर लिया है। इस जन्म में मैं सिर्फ जाओ इंग से ही विवाह करूंगा। कोई भी मेरा इरादा नहीं बदल सकता, और मैं सफलता के करीब हूं। बहुत जल्द मैं जाओ इंग से विवाह कर पाऊंगा। अपने बेटे की दृढ़ता देखकर लीसी ने गहरी सांस ली और सिर हिला दिया। जो तुम्हें ठीक लगे वही करो, लेकिन याद रखना, मैं सिर्फ तब तक इंतजार करूंगा जब तक तुम 30 साल के नहीं हो जाते। अगर तब तक भी तुम सफल नहीं हुए तो तुम्हें मेरी व्यवस्था माननी पड़ेगी। ली परिवार बिना वारिस के नहीं रह सकता। पिता, मैं आपको वचन देता हूं, ली यू ने तुरंत कहा। अभी के लिए पिता को मना लेना ही सबसे जरूरी था, बाकी बातें बाद में देखी जा सकती हैं। अगर तुम सच में जाओ फेंग की बहन से शादी कर लेते हो तो ये हमारे परिवार के लिए भी बहुत बड़ा लाभ होगा। मुझे उम्मीद है तुम सफल होगे। ली यू का प्रेम सच्चा था, लेकिन ली सी के मन में अपनी गणित थी। जाओ फेंग का वर्तमान स्थान असाधारण था। जाओ और वांग परिवार आपस में गहरी तरह से जुड़े हुए थे, और किन की आधी सेना पर उनका प्रभाव था। ली सी तिंगवी होते हुए भी एक सिविल मिनिस्टर था। अगर विवाह के जरिए जाओ फेंग से रिश्ता बन जाता तो भविष्य में ये अत्यंत लाभदायक होता। पिता,
ली यू ने गंभीर स्वर में कहा। मैं जाओ इंग का पीछा परिवार के फायदे के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उसे सच में प्यार करता हूं। बस इतना ही काफी है, ली सी ने शांत स्वर में कहा। मैं भी चाहता हूं कि तुम किसी से सच्चा प्यार करो। इस बात पर उसने और जोर नहीं दिया। वांग वान, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये सोचते ही ली सी के दिल में फिर से उत्साह भर आया। तभी मालिक, बाहर से स्टुअर्ड की आवाज आई। यंग लेडी घर लौट आई हैं। ये सुनते ही ली यू का चेहरा बदल गया और वो तुरंत खड़ा हो गया। कुछ ही पलों बाद एक सुंदर, शांत और राजसी वस्त्रों में सजी स्त्री हॉल में प्रवेश हुई। रोअर, ली यू ने धीमी आवाज में पुकारा। पिताजी को प्रणाम, बड़े भाई को प्रणाम। ली रू ने ली सी और ली यू को विनम्रता से झुककर सलाम किया। ली सी ने अपनी बेटी को देखा, उसकी आंखों में हल्का सा अपराध बोध था। रोअर, फूसू तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करता है? तुम कुछ कमजोर लग रही हो। अपनी बहन को देखकर ली यू भी पास आया। उसने मेरे साथ कोई अन्याय नहीं किया। उन्होंने मुझसे मर्यादा और सम्मान से व्यवहार किया। इस बार तुम अचानक घर क्यों आई हो? ली सी ने पूछा। उसका स्वर थोड़ा ठंडा हो गया। इस समय पर ली रू का लौटना उसे संदिग्ध लगा। ली रू आगे बढ़ी और विनम्रता से बोली, मेरे पति ने मुझे भेजा है, वांग परिवार की एक वंशरेखा बचाने के लिए, आपसे विनती करने के लिए। अगर उन्हें जीने का एक रास्ता मिल जाए। अगर कोई और होता और ऐसी विनती करता तो ली सी शायद मिलने भी न देता, लेकिन बेटी के मामले में उसके दिल में गहरा दुख था। उसकी वजह से ही ली रू को फूसू के घर में अकेला और उपेक्षित जीवन जीना पड़ा। रोअर, वांग वान अपना जुर्म मान चुका है। मैंने अपना मेमोरियल महाराज को भेज दिया है और दंड का निर्णय खुद महाराज ने लिया है। मेरे पास इसे बदलने की कोई शक्ति नहीं। सभी अधिकारी दरबार में इसके गवाह हैं। रही बात वांग परिवार की वंशरेखा की, तो उसके चारों बेटे अभी सियानयांग में नहीं हैं। अगर फूसू सच में उन्हें बचाना चाहता है तो उसे तुरंत लोग भेजने होंगे। कल तक उनके नाम वांटेड लिस्ट में आ जाएंगे। ली सी ने गहरी सांस ली। ये सुनते ही ली रू घुटनों के बल बैठ गई और गहरा प्रणाम किया। धन्यवाद पिताजी। वो समझ गई थी, ये उसके पिता का दिया हुआ उसे एक रास्ता था, ताकि वो फूसू को कुछ उत्तर दे सके। राजमहल छोड़ते हुए झैंग मिंग एक 6 घोड़ों वाली रथ चला रहा था। चारों तरफ एलीट गार्ड्स थे। पैलेस के बाहर निकलते ही रास्ता बिल्कुल साफ था, कहीं कोई रुकावट नहीं। मास्टर, झैंग मिंग ने अदब से रिपोर्ट दी। हमारी सोर्सेस से पता चला है कि पूरी वैंग फैमिली को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वैंग वैन के 4 बेटे उस वक्त सियानयांग में नहीं थे। इसके अलावा उन सब के साथ वैंग फैमिली के डेथ गार्ड्स भी मौजूद हैं। जैसे ही उन्हें वैंग वैन के गिरफ्तार होने की खबर मिलेगी, वो जरूर विदेश भाग जाएंगे। झाओ फेंग की आंखों में ठंडक थी। इंग बू को इन्फॉर्म करो, उसने ठंडे स्वर में हुक्म दिया। वैंग फैमिली का कोई भी जिंदा नहीं रहना चाहिए। जी, जैसे आपका हुक्म, झैंग मिंग ने तुरंत जवाब दिया। जिस पल से वैंग वैन ने बार बार उस पर वार किया था, उस दिन से ही दोनों के बीच जानलेवा दुश्मनी बन चुकी थी। झाओ फेंग को किसी तरह की दया महसूस नहीं हुई। अगर घास को जड़ से न उखाड़ा जाए तो बसंत की हवा के साथ वो फिर उगाती है। ये बात झाओ फेंग अच्छी तरह समझता था। अगर वैंग वैन के वंशज जिंदा रहे तो आगे चलकर नए दुश्मन पैदा होंगे। उनसे डर नहीं था, पर मच्छरों की तरह भिनभिनाहट भी पसंद नहीं थी। जब प्रॉब्लम आज ही खत्म हो सकती है तो कल के लिए क्यों छोड़ी जाए। कुछ ही देर में रथ बिना रुकावट के आगे बढ़ता रहा। आखिरकार वो हवेली के दरवाजे पर पहुंच गए। झाओ फेंग ने नजर घुमाई और देखा, दरवाजे के पास चुन्यू युए खड़ा था। मास्टर, झैंग मिंग ने बाहर देखकर कहा। चुन्यू युए बाहर इंतजार कर रहा है। जब मैं सियानयांग में नहीं था तब ये दरबार में कितनी अकड़ दिखा रहा था। अब राजा का फरमान आया है तो खुद आकर माफी मांगनी पड़ रही है। झाओ फेंग हल्की सी हंसी हंसा। उसने बिना झिझक रथ का पर्दा उठाया और शांत अंदाज में नीचे उतर गया।
दरवाजे पर खड़े चुनियू युए के चेहरे पर घनिष्ठ उलझन थी। उसके लिए यहाँ आकर माफ़ी मांगना जिंदगी की सबसे बड़ी बेइज्जती थी, पर राज आदेश के आगे वो कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसे ही उसने झाओ फेंग को रथ से उतरते देखा, उसने दिल की सारी कड़वाहट दबाई, धीरे कदम बढ़ाए और गहरा झुककर बोला, प्रणाम महासेनापति। तुम्हें क्या काम है? झाओ फेंग ने ठंडे स्वर में पूछा। पहले जब महासेनापति वापस नहीं आए थे, मैंने दरबार में आपके बारे में गलत बातें कही थीं। आज मैं विशेष रूप से माफ़ी मांगने आया हूँ। कृपया मुझे क्षमा करें। ये कहते हुए वो और भी नीचे झुक गया। झाओ फेंग ने उसे देखा, आंखों में हल्का सा व्यंग्य था। चुनियू युए, इतनी उम्र हो चुकी है, तुम्हें समझना चाहिए कि क्या बोला जा सकता है और क्या नहीं। तुम्हें मुझसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए। तुम्हें उन सैनिकों से माफ़ी मांगनी चाहिए जो विदेशी जंग के मैदान में शहीद हुए। ग्रेट पुइन के योद्धा अपनी जान दांव पर लगाते हैं, न कि तुम जैसे बेशर्म लोगों से बदनाम होने के लिए। मैं तुम्हारी माफ़ी स्वीकार नहीं करता। इतना कहकर झाओ फेंग ने एक बार भी पीछे नहीं देखा, बस अपनी बाहों घुमाई और सीधा हवेली के अंदर चला गया। उसकी पीठ देखते हुए चुनियू युए सीधा खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर बेइज्जती और गहरी हो चुकी थी। झाओ फेंग उसके मन की सोच कैसे न समझता। ये सिर्फ राजा के फरमान का दबाव था, दिल से माफ़ी नहीं। माफ़ी मांगना या न मांगना चुनियू युए का काम था। माफ़ करना या न करना झाओ फेंग का अधिकार था। और सबसे ज्यादा ये फैसला उन शहीद सैनिकों का था। पापा वापस आ गए। जैसे ही झाओ फेंग अंदर आया, उसके बेटे झाओ ची की आवाज़ गूंज उठी, पापा मुझे उठा लो, हमें घोड़े पर घूमने ले चलो। झाओ लिंग भी छोटे छोटे कदम भागता हुआ सीधा झाओ फेंग की बाहों में कूद पड़ा। पापा अभी अभी आए हैं, झाओ फेंग ने प्यार से कहा, पहले मुझे कुछ दिन आराम करने दो। उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार था। चियर, लिंगर, वानयान आगे आईं, चेहरा थोड़ा सख्त था। तुम्हारे पिता अभी घर आए हैं, पहले उन्हें आराम करने दो। माँ को देखकर दोनों बच्चे तुरंत पीछे हो गए, थोड़े से डरे हुए। मैं थोड़ी देर अपने कमरे में आराम करूंगा, झाओ फेंग ने वानयान से कहा। आज रात घर पर ही भोजन होगा, हानफे भी आएंगे। जी पतिदेव, वानयान ने सिर हिला दिया। सब कुछ बताकर झाओ फेंग अपने कक्ष की तरफ चला गया। कल ही वो लौट कर आया था, आज नया उपाधि मिली, फिर पूरा दिन राजा के साथ बैठक में बीत गया। अब आखिरकार उसे अपना समय मिला। इस बार उसे वुआन हू का खिताब मिला था और साथ ही 2 सेकंड टियर ट्रेजर चेस्ट और एक 3rd टियर ट्रेजर चेस्ट मिला। झाओ फेंग के मन में एक ही बात थी, इन्हें खोलना। कमरे में पहुंचकर वो पलंग से टिक गया और तुरंत हुक्म दिया, सारे ट्रेजर चेस्ट खोलो। 2nd टियर ट्रेजर चेस्ट खुल रहा है। प्राप्त हुआ 5000 वॉइड स्टोन। प्राप्त हुआ लो ग्रेड हेवन क्लास वेपन तियन 1 स्वॉर्ड। 3rd टियर ट्रेजर चेस्ट खुल रहा है। प्राप्त हुआ 9 प्रोविंसेस कॉल्ड्रंस का नक्शा। इंटरफेस पर नोटिफिकेशन चमक उठी। झाओ फेंग की नज़र तुरंत उस नक्शे पर जम गई। 9 प्रोविंसेस कॉल्ड्रंस का नक्शा? ये क्या है? क्या 9 कॉल्ड्रंस पुइन के राजमहल में नहीं है? फिर इस नक्शे का मतलब क्या है? झाओ फेंग उलझन में था। पुराने समय में जब पुइन के राजा झाओ फ्यांग ने जऊ वंश को नष्ट किया था, तब 9 कॉल्ड्रंस को पुइन के एंसेस्ट्रल टेम्पल में लाया गया था। सफर के दौरान एक कॉल्ड्रन खो गया था, लेकिन बाकी 8 पुइन के महल में थे। उसने खुद उन्हें कभी नहीं देखा था, पर उनके बारे में सुना जरूर था। पर अब ये नक्शा पुइन प्रोविंस के बजाय किसी और जगह को दिखा रहा था। जिज्ञासा के साथ झाओ फेंग ने नक्शा निकाला। उस पल एक प्राचीन और रहस्यमय नक्शा उसके सामने खुल गया। ये कागज का नहीं था, बल्कि किसी अनजानी दिव्य वस्तु से बना था। नक्शा खुद ब खुद उसकी आंखों के सामने फैल गया। उसकी नज़र डिटेल्स पर पड़ी। ये जगह बाई युए लग रही है। ये पुइन का राजमहल तो बिल्कुल नहीं है, झाओ फेंग धीरे से बोला। पहले उसने सोचा था कि नक्शा पुइन राजमहल को दर्शा रहा है, पर अब लग रहा था वो गलत था। और जब ये चीज़ 9 प्रोविंसेस कॉल्ड्रंस का नक्शा कहला रही थी, तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा हो चुका था। चैप्टर 255 चिन पैलेस के 9 कॉल्ड्रंस नकली है?
अब एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर ये नक्शा 9 कॉलरन्स की असली लोकेशंस दिखाता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि चिन पैलेस में रखे हुए वो 8 कॉलरन्स नकली हैं? या फिर क्या ज़ो वंश से चलते आ रहे 9 कॉलरन्स ही झूठी विरासत है? क्या सन ऑफ हेवन की सत्ता के प्रतीक सिर्फ दिखावा है? ये सोच ज़ाओ फेंग के दिमाग में आते ही वो गहरी चिंता में डूब गया। अगर ये सच निकला तो शेंजू की धरती उतनी सरल नहीं जितनी दिखाई देती है। इसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। बाय युए की धरती, 9 कॉलरन्स की भूमि। अगर मुझे शेंजू के असली राज जानने हैं तो एक दिन मुझे बाय युए जरूर जाना पड़ेगा, ज़ाओ फेंग ने मन ही मन सोचा। होश में आकर उसने 9 कॉलरन्स का नक्शा संभाल कर रख दिया और फिर अपनी नज़र 2 सेकेंड टियर ट्रेजर चेस्ट के इनाम पर डाली। 5000 वॉइड स्टोन। ये स्पेशल रिंग्स बनाने के लिए बहुत ज़रूरी मटेरियल है। इन वॉइड स्टोन्स के साथ आने वाली मिलिट्री कैंपेन्स में सफ़र काफ़ी आसान हो जाएगा। और फिर है टियान वेन स्वॉर्ड, हेवन टियर का डिवाइन वेपन। इन दोनों खजाने देखकर ज़ाओ फेंग की आंखें चमक उठीं। 9 कॉलरन्स का नक्शा लेवल में ज़्यादा ऊंचा था, लेकिन फिलहाल उसका कोई तुरंत उपयोग नहीं था। वो तब काम आएगा जब ज़ाओ फेंग शेंजू के राजों की तह तक जाएगा। टियान वेन स्वॉर्ड, ज़ाओ फेंग ने धीरे से नाम लिया। एक लंबी तलवार उसके हाथ में प्रकट हो गई, जैसे उस तलवार में अपनी ही चेतना हो। वो ज़ाओ फेंग के सामने हवा में मंडरा रही थी। ब्लेड बिल्कुल साफ सुथरी थी, कोई बनावटी नक्श नहीं, लेकिन उसकी धार से निकलती ठंडी और हथियारा ऑरा ने पूरे हॉल को भर दिया। इस डिवाइन वेपन के साथ मेरी शक्ति कम से कम कई गुना बढ़ जाएगी। सच कहूँ तो इस वक्त शेंजू में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे अपनी पूरी ताकत इस्तेमाल करने पर मजबूर करे। तलवार को देखते हुए ज़ाओ फेंग की आंखों में उत्साह चमक रहा था। बिना रुके उसने अपने दाएं हाथ से तलवार का हिल्ट पकड़ लिया। डिवाइन वेपन ने अपने स्वामी को स्वीकार कर लिया। उस पल एक रूहानी संबंध उसके और तलवार के बीच जुड़ गया। भयंकर स्वॉर्ड इंटेंट सीधा आसमान की तरफ फूट पड़ा। बज 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 बज। पूरे एस्टेट में पहरेदारों की कमर पर बंधी तलवारें बेकाबू होकर कांपने लगीं, जैसे वो अपने सम्राट को नमन कर रही हों। यहाँ तक कि ज़ाओ फेंग के पास रखी ड्रैगन स्वॉर्ड भी गूंजने लगी। हेवन टियर का वेपन सच में इंसानी दुनिया की डिवाइन ब्लेड होती है। ड्रैगन स्वॉर्ड भी डिवाइन थी, लेकिन वो सिर्फ प्रोफाउंड टियर पर थी, जबकि टियान वेन स्वॉर्ड हेवन टियर की थी। ये ट्रेजर चेस्ट खोलना बिल्कुल सही फैसला था। अब मुझे बस एस्टेट में शांति से कल्टीवेशन पर ध्यान देना है। अगर मैं 3 महीने लगातार मेहनत करूं तो मेरे सारे एट्रीब्यूट्स 1 लाख से ऊपर पहुंच जाएंगे। उस वक्त शायद मैं बिल्कुल नए रेल्म में कदम रख दूं। ज़ाओ फेंग सोच में डूब गया। उसके दिल में एक गहरा एहसास था, जैसे ही वो 1 लाख एट्रीब्यूट के थ्रेशहोल्ड को तोड़ देगा, कोई बड़ा बदलाव आएगा। शायद उसके एट्रीब्यूट पैनल का एवोल्यूशन भी हो। फिर ज़ाओ फेंग अपनी एस्टेट में ही रहा। जंग के मैदान से लौटने के बाद उसे राजा की खास कृपा मिली थी। उससे दरबार जाने की कोई मजबूरी नहीं थी और वो घर पर आराम का समय बिता सकता था। फिर कुछ दिन बाद शिनयांग की भीड़-भाड़ भरी सड़कों पर, ये मजाक तो नहीं हो सकता है, अभी का प्राइम मिनिस्टर कैद हो चुका है और 10 दिन बाद पूरे परिवार के साथ मौत की सजा होने वाली है। मैंने सुना है ये सब ग्रैंड जनरल ज़ाओ फेंग ने दरबार में आकर खोल कर रख दिया है। प्राइम मिनिस्टर ने खेती की जमीन हड़प ली, सरकारी गुलामों की तस्करी की और यहाँ तक कि विदेशी देशों के साथ स्मगलिंग भी की। ये तो सब बहुत बड़े जुर्म हैं। अगर ऐसा है तो वान वान को ये अंजाम बिल्कुल मिलना चाहिए। बिल्कुल, ग्रैंड जनरल ज़ाओ फेंग सच में हमारे चिन साम्राज्य का स्तंभ है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को जड़ से उखाड़ दिया। वान वान मरने लायक था। हाँ, बिल्कुल मरने लायक था। सड़कों पर चर्चा गर्म थी। वान वान के जुर्म और उसकी आने वाली फांसी की सजा सबके सामने आ चुकी थी। पूरा शहर हिला हुआ था। आखिर वो प्राइम मिनिस्टर था, एक बहुत ही शक्तिशाली इंसान, और अब उसका पूरा घराना खत्म होने जा रहा था। आम जनता के लिए ये सबसे बड़ा चर्चा का विषय था। फिर प्रिंस फुसू की हवेली। चांसलर क्वाई, फुसू ने बेचैनी से पूछा,
क्या इसे रोकने का कोई तरीका बिल्कुल नहीं है? राजकुमार, फैसला हो चुका है और महाराज ने खुद इसे मंजूरी दी है। अब इसे पलटना नामुमकिन है। इसके अलावा न्यायालय ने वान वान के बाकी परिवार के लिए वांटेड नोटिस जारी कर दिया है। अब हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि वान वान की वंश रेखा किसी तरह जिंदा रहे, क्वाई ज्वांग ने दुखी स्वर में कहा। चांसलर क्वाई, फुसू ने अचानक ऊपर देखा। क्या आपने वान वान जैसे जुर्म कभी किए हैं? फुसू की तीखी नज़र क्वाई ज्वांग पर टिक गई। उसकी नज़र के नीचे क्वाई ज्वांग का दिल जोर से धड़क उठा। उस जैसे पद पर बैठा आदमी जिसके पास अनेक शिष्य और अनुयायी थे, क्या वो बिल्कुल साफ हो सकता था? वो तुरंत समझ गया कि फुसू क्या चेतावनी दे रहा है। वान वान ने देश के खिलाफ जुर्म किए थे, मरना उसका भाग्य था। फुसू की चिंता सिर्फ व्यक्तिगत भाव से थी, क्योंकि वान वान हमेशा उसका समर्थक रहा था। लेकिन कानून के स्तर पर फुसू भी इस बात से खुश नहीं था। कृपया निश्चिंत रहिए राजकुमार, क्वाई ज्वांग ने तुरंत कहा। मैंने ऐसे कोई काम नहीं किए। वो फुसू के स्वभाव को अच्छी तरह जानता था। फुसू भले ही नर्म दिल हो, लेकिन गलत कामों के लिए उसके मन में गहरी नफरत थी। अगर उसे पता चल जाता कि क्वाई ज्वांग भी वान वान जैसे भ्रष्ट कामों में शामिल है, तो दिल में कड़वाहट कभी मिटने वाली नहीं थी। प्राइम मिनिस्टर क्वाई, आप पहले ही सरकार के शिखर पर पहुंच चुके हैं, फिर इतनी दौलत की लालच क्यों? मैं सच में समझ नहीं पाता। राजकुमार, क्वाई ज्वांग ने थका हुआ सा सिग भरा। हर इंसान आपके जैसा नहीं सोचता। प्राइम मिनिस्टर वान का परिवार बहुत बड़ा था और उसके शिष्य भी अनेक थे। भले ही वो अपने लिए ना सोचता, उसे अपने कुल और लोगों के लिए तो सोचना पड़ता, उसने कहा। ये सुनकर फुसू पूरी तरह चुप रह गया। राजकुमार, क्वाई ज्वांग ने बात जारी रखी। एक और बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। पता नहीं आप सुनना चाहेंगे या नहीं। बोलिए प्राइम मिनिस्टर, फुसू ने कहा। आज से आपको जाओ फेंग को अपना जीवन मृत्यु का शत्रु समझना होगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप क्राउन प्रिंस बने। पहले आपने उसे सहनशीलता दिखाई, लेकिन उसने बदले में कुछ नहीं दिया। प्राइम मिनिस्टर वान का पतन पूरी तरह से जाओ फेंग के अचानक वार की वजह से हुआ। राजकुमार, आपको अपनी सोच बदलनी होगी, क्वाई ज्वांग ने कठोर स्वर में कहा। जाओ फेंग, फुसू थोड़ा हिचकिचाया। उसने शुरू से आखिर तक कुछ गलत नहीं किया। हमेशा प्राइम मिनिस्टर वान ही उसे छेड़ता रहा। फिर प्राइम मिनिस्टर वान का ऐसा अंत क्यों हुआ? क्वाई ज्वांग ने प्रश्न किया। इसके अलावा जाओ फेंग की राजनीतिक सोच आपकी सोच से बिल्कुल विपरीत है। अगर जाओ फेंग जैसे सेनापतियों के हाथ में पूरी शक्ति आ गई तो चिन साम्राज्य न खत्म होने वाली जंगों में फंस जाएगा। तब आम जनता सिर्फ दुख भोगेगी। ऐसे में दया और नीति शासन की बात कैसे हो सकती है? क्वाई ज्वांग ने कसक के साथ कहा। ये सुनते ही फुसू पूरी तरह चुप हो गया।